तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डाल लेते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। रोहतक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान, बोले पोर्टल से चल रही है सरकार तो मंत्रियों और अफसरों की क्या जरूरत। पोर्टल से ही चलने दो सरकार, पोर्टल से ही हो रहे हैं घोटाले। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का बेटी को लेकर छलका दर्द, बोले बीजेपी की मदद पर नहीं दी टिकट। भाजपा नेताओं पर साधे निशाने। घरों के बाहर बीपीएल लिखकर कांग्रेस ने उड़ाया था लोगों का मजाक, बोले पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर। सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के मुखियाओं की हुई बैठक, 27 परीक्षा केंद्रों पर 3 व 4 दिसंबर को होगा एचटेट एग्जाम। 16,584 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। रोहतक में डॉक्टर्स का मानवीय चेहरा, सड़क हादसे के बाद दर्जनों घायल पीजीआई पहुंचे तो हड़ताल छोड़कर इलाज के लिए दौड़े डॉक्टर्स। बॉन्ड पॉलिसी पर नहीं माने स्टूडेंट्स, सरकार के तर्क पर संतुष्ट नहीं है एमबीबीएस छात्र। आज फिर हुई मीटिंग, आईएमए का भी मिला समर्थन। हरियाणा में 27 नवंबर को ड्राई डे। पंचायत चुनाव मतगणना को लेकर मतगणना के दिन बंद रहेंगे शराब के ठेके। उल्लंघन करने पर हो सकती है 6 महीने की जेल। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, भ्रष्टाचार करने पर नहीं बचेंगे कच्चे कर्मचारी। विभागाध्यक्ष कर सकेंगे कार्रवाई, मुख्य सचिव ने जारी किए आदेश। हवलदार सिलकराम बने हरियाणा पूर्व सैनिक संघ के जिले रोहतक इकाई के प्रधान। और वैश्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रोहतक ने मनाया एनसीसी डे। आज हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी सरकार को एक बार फिर आड़े हाथों लिया है। हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर पोर्टल और बॉन्ड पॉलिसी को लेकर निशाना साधा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पोर्टल से ही घोटाले हो रहे हैं। किसान का धान पोर्टल से खरीदा जा रहा है, जबकि किसान पोर्टल के कारण काफी परेशान है। किसान के पास समय ज्यादा नहीं होता है। जो धान मंडियों में आ रहा है पोर्टल में ज्यादा दिखाया जा रहा है। पोर्टल से घपले हो रहे हैं। जब सरकार पोर्टल से चलेगी तो मंत्रियों अफसरों की क्या जरूरत है। पोर्टल से ही सरकार चलने दो। बॉन्ड पॉलिसी को लेकर भी हुड्डा ने कहा, मैं एमबीबीएस स्टूडेंट्स की मांगों का समर्थन करता हूं। यह मुद्दा विधानसभा में भी उठाऊंगा। आज के दिन किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था, जबकि किसान एक बार फिर से सरकार के खिलाफ आंदोलन करने जा रहे हैं। इस पर बोलते हुए कहा कि किसानों के लिए वायदे एक भी पूरा नहीं किया गया है। न किसानों पे दर्ज केस वापस हुए और न ही एमएसपी गारंटी कानून बनाया है। किसानों की मांगों के पहले भी साथ था, अब भी हूं। राजस्थान के सीएम गहलोत द्वारा सचिन पायलट को गद्दार बताए जाने पर कहा, यह उनकी निजी बयान है, इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। यहां आपको बता दें, आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने पिता स्वर्गीय चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा की 108वीं जयंती के अवसर पर समाधि स्थल आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। सर आज 108वीं जयंती है बाबूजी। हाँ, आज 108वीं जयंती है और आज ही पूरा देश संविधान मनाए, ये संयोग की बात है। आज ही उनका जन्मदिन है और आज के ही दिन 1949 में जो संविधान सभा थी उसने संविधान को अडॉप्ट किया था, प्रस्ताव करके अडॉप्ट किया है। तो रणवीर सिंह जी का जीवन जो है संघर्षशील रहा। वो बीए पास करते ही स्वतंत्रता संग्राम में अपने पिताजी की जगह लेके जेल में रहे। वो 8 विभिन्न जेलों में रहे और 7 विभिन्न सदनों के सदस्य रहे। दुनिया में कोई नहीं रहा, संविधान सभा से लेकर और राज्यसभा तक 7 विभिन्न सदनों के सदस्य रहे। उनका मैं समझता हूँ जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि जो मानते थे, वो आज का दिन जो देश ने संविधान अडॉप्ट किया, संविधान को मानते, जो उनके जीवन की उपलब्धि, संविधान पे उनके दस्तखत हैं। क्योंकि संविधान ने सबको अधिकार दिया, चाहे गरीब आदमी है, चाहे अमीर आदमी है, चाहे राष्ट्रपति है, चाहे चपरासी, सबको एक वोट का अधिकार दिया और वो अधिकार हमारा कायम रहे, यही आज के लिए हम सब के प्रयास करना चाहिए। समाधि स्थल से आज भारत जोड़ो का संदेश दिया गया है। वो तो हर बारी देते हैं। सुब्बाराव जी ने भारत जोड़ो किया, अब तो राहुल गांधी जी चल रहे हैं भारत जोड़ो पे यात्रा पे, लेकिन ये गान जो है भारत जोड़ो का हर वर्ष सुब्बाराव जी आगे गाते थे।
सर किसान आंदोलन 26 तारीख से शुरू हुआ था, आज भी किसानों का आंदोलन जो 26 तारीख से ही शुरू हुआ था और आज भी किसान मांग उठा रहे हैं कि जो सरकार ने जो किसानों के साथ वादा किया था वो वादा वो नहीं पूरा किया। देखो अभी तक तो मुकदमे में वापस नहीं किए, MSP को लीगल गारंटी नहीं दी, तो उनकी मांग तो है ही, हमारी भी मांग है। एक बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ जो छात्र धरने में बैठे हैं वो राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। अब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी इसका समर्थन दे दिया है। नहीं वो ठीक है, छात्रों की जो मांग है बिल्कुल वाजिब है। इसका जो जैसे बहुत सारा इसको हरियाणा के जो जवान बच्चों पे हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो आम परिवार से हैं, गरीब परिवार से, वो तो डॉक्टर बन ही नहीं सकते। इसका मतलब बॉन्डिंग दें, 8-8 साल की भी बॉन्डिंग होती क्या, और फीस कितने 20 गुना बढ़ा दी, तो कहाँ से बच्चा डॉक्टर बनेगा। जो अब बहुत सारे ऐसे हैं जिनका एडमिशन हो गया है, वो डाइवर्ट करें अपने आप को, जा रहे हैं दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, तो इनको सरकार को तुरंत ये बॉन्डिंग पॉलिसी वापस लेनी चाहिए और फीस घटानी चाहिए। विधानसभा में इसका मुद्दा उठा बिल्कुल उठेगा, हमने तो पहले भी उठाया था जब ये फीस बढ़ोतरी पे, बॉन्डिंग तो उसके बाद की है, फीड नहीं कोई वाजिब हो। हाँ ये लॉजिक समझता है भाई, डॉक्टर बच्चा पढ़े, डॉक्टर वो करें हैं तो स्टेट का 1 साल का करें, 1 साल स्टेट को सर्व करें, वो तो समझ में आ रही है। 8 साल ना नौकरी, यहाँ के डॉक्टर पूरे तो होते नहीं, नौकरी तो है नहीं है डॉक्टर, और ऐसी परिस्थिति कर रहे हैं। देखिए 2005 से पहले एक ही मेडिकल कॉलेज था, हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते थे। अब यहाँ पे सुविधा दी है तो इसका मतलब ये अब बॉन्डिंग करके और इतनी फीस बढ़ा के यहाँ के बच्चे फिर बाहर जाने लग जाएंगे। सर पोर्टल की बात करते हो आप, पोर्टल को लेकर जिस तरह सरकार लेकिन ये कह रहे हैं कि जो पोर्टल से जो दूसरी पहले की सरकारों में जो घोटाले हुए थे उनको रोकने के लिए पोर्टल ने ही घोटाले किए हैं। आप किसान से पूछो किसी से, पोर्टल से नंबर आएगा उसकी फसल तैयार है, ट्रॉली में तैयार कर रखी है और 3 दिन तक इंतजार करेगा। उसके समय कहाँ है उसके पास, एक फसल काट के दूसरी समय फसल बोने का समय कहाँ है। कहीं पोर्टल आएगा, पोर्टल नंबर बताएगा, वो कितना धान के खरीद का घपला है वो बाहर आएगा पोर्टल से जाता है, गेट पास दिया जाता है कि पोर्टल देता है, गेट पास होता है नहीं, जाता है खाली दिखाते हैं और घपले हो रहे हैं। अच्छा एक राजस्थान तो पोर्टल कई चीज़ों में ठीक है, हर चीज़ में पोर्टल करना है, पोर्टल सरकार है। फिर अगर पोर्टल से ही सरकार चलनी है तो मंत्रियों की, अफसरों की क्या जरूरत है, वहाँ पोर्टल बैठा दो और चलती रहेगी। राजस्थान के सीएम ने जो सचिन पायलट उनको गद्दार बताया, इसको लेकर काफी विवाद हो रहा है। देखो वो व्यक्ति अपने बेबाक बयानों से सुर्खियों में रहने वाले केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का बेटी के इलेक्शन नहीं लड़ने पर फिर दर्द छलका। नारनौल जिले में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आरती राव ने 2 बार बीजेपी की चुनाव में मदद की, हालांकि उसे टिकट नहीं मिली, लेकिन अब वह खुद कह चुकी है कि अगला इलेक्शन जरूर लड़ूंगी। ऐसे में बच्चे बड़े होने के बाद किसी की सुनते हैं क्या। यह बता दें कि शुक्रवार को राव इंद्रजीत सिंह गांव धोलेड़ा में स्वतंत्रता सेनानी शिवराम यादव उनकी पत्नी के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे थे। मंच भले ही स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति का था, लेकिन राव ने राजनीतिक तौर पर इलाके की जनता को आने वाले चुनाव का मैसेज जरूर दिया। साथ ही अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं पर बगैर नाम लिए निशाना भी साधा। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि आरती राव 2 बार चुनाव जीत सकती थी पर नहीं जीती। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आरती राव तीसरी बार इलेक्शन लड़ने की तैयारी में है। यह इलेक्शन पब्लिक के सहयोग से ही लड़ पाएगी, पार्टी के सहयोग से तो नहीं जीत पाएगी। दरअसल पिछले साल झज्जर जिले के पाटोदा में हुई राव इंद्रजीत सिंह की रैली में आरती राव ने अगला इलेक्शन जरूर लड़ने की बात कही थी। इस रैली में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भी अपनी पार्टी पर खूब तीर चलाए थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने गरीब परिवारों के घर के बाहर बीपीएल लिखवाकर भद्दा मजाक किया था। उन गरीब परिवारों को कांग्रेस ने कोई सुविधा भी नहीं दी थी, लेकिन आज केंद्र की मोदी सरकार और हरियाणा की मनोहर सरकार ने 29 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए तक फ्री इलाज की ऐतिहासिक सौगात देने का काम किया है। ग्रोवर शनिवार को हरिओम सेवा दल आश्रम गांधी कैंप में 1,80,000 रुपए तक की सालाना आय वाले परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनवाने के सुविधा केंद्र के शुभारंभ अवसर पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। पूर्व मंत्री ग्रोवर ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने गरीब परिवारों के घर के बाहर दीवार पर बीपीएल लिखकर उनके साथ भेदभाव की नींव
रखने का काम किया। लेकिन जब से केंद्र और हरियाणा में भाजपा की सरकार आई है, तभी से जरूरतमंद परिवारों को 5 किलो प्रति व्यक्ति राशन उपलब्ध करवाने, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनवाने, शौचालय के लिए अलग से राशि जारी करवाने, सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार के लिए राशि उपलब्ध करवाने, गरीब परिवारों के मेहनती व मेरिट में आने वाले बच्चों को बगैर पर्ची और खर्ची के सरकारी नौकरी देने जैसे अनेक ऐतिहासिक कामों को सिरे चढ़ाकर उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम किया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की ओर से 3 व 4 दिसंबर को आयोजित की जाने वाली हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 HTET के लिए जिले में 27 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन परीक्षा केंद्रों पर 2 शिफ्टों में 16,584 परीक्षार्थी बैठेंगे। परीक्षा के पहले दिन 3 दिसंबर को लेवल 3 और 4 दिसंबर को सुबह की शिफ्ट में लेवल 2 और शाम की शिफ्ट में लेवल 1 की परीक्षा होगी। परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को परीक्षा के समय से 1 घंटे पहले पहुंचना अनिवार्य होगा, ताकि केंद्र के मुख्य द्वार पर मेटल डिटेक्टर से तलाशी, IRIS, बायोमेट्रिक डाटा कैप्चरिंग इत्यादि अनिवार्य औपचारिकताएं समय से पूरी की जा सके। HTET परीक्षा में आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा का प्रवेश पत्र साथ लेकर आना है। उस प्रवेश पत्र पर वही फोटो लगानी अनिवार्य है जो कि आपने फॉर्म भरते हुए अपलोड किया था। बिना कलर एडमिट कार्ड के या बिना कलर फोटो के किसी भी परीक्षार्थी को एग्जाम सेंटर में जाने की अनुमति नहीं होगी। फोटो युक्त पहचान पत्र जो अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र पर वर्णित है, उसे मूल रूप में परीक्षा केंद्र पर पहचान के तौर पर लेकर आना होगा। प्रवेश पत्र पर लगी फोटो के साथ छेड़खानी करने की अवस्था में परीक्षा केंद्र पर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। HTET के पात्र अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड बोर्ड वेबसाइट www.bsech.org.in पर 26 नवंबर यानी आज से उपलब्ध होंगे। अभ्यर्थी वेबसाइट से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। हरियाणा के रोहतक में हड़ताल पर गए रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के चिकित्सकों ने मानवता का परिचय दिया है। MBBS स्टूडेंट्स के समर्थन में हड़ताल पर गए चिकित्सकों ने उस समय अपनी हड़ताल को छोड़कर उपचार आरंभ कर दिया जब जींद में बस व ट्रक की टक्कर में करीब 37 बच्चे रोहतक PGI पहुंचे। RDA ने OPD व आपातकालीन सेवाएं बंद करने का निर्णय लिया हुआ था, लेकिन जब बच्चों के PGI पहुंचने का पता लगा, वहीं मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने व्यवस्थाओं को देखते हुए RDA चिकित्सकों से सहायता मांगी। हड़ताल पर होते हुए भी किया इलाज। RDA ने फैसला लिया कि उनकी हड़ताल तो जारी रहेगी, लेकिन घायल बच्चों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और समय पर उपचार मिले। इसके लिए उन्होंने हड़ताल पर होते हुए भी घायलों का उपचार आरंभ कर दिया। सभी बच्चों को समय पर उपचार मिल पाया। लगभग सभी बच्चों की हालत ठीक है। DC यशपाल ने रोहतक PGI में पहुंचकर घायलों से बातचीत की, साथ ही हादसे के बारे में जानकारी भी जुटाई। वहीं घायलों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि जल्द ही सभी ठीक हो जाएंगे। साथ ही PGI स्टाफ से भी घायलों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और सभी का ठीक से उपचार करने के निर्देश दिए। एक्सीडेंट हुआ कितने बच्चे और क्या कुछ सुविधा? सुबह उपायुक्त जींद का मेरे पास में फ़ोन आया था और उन्होंने ये सूचित किया कि उनके ज़िले में जुलाना के पास में बस और ट्रक में ये टक्कर हुई थी और बस में रेड क्रॉस का एक प्रोग्राम था जींद के अंदर। उसमें जो बच्चे आए हुए थे विभिन्न ज़िलों से, वो वापस अपने जगह पर जा रहे थे, तो उनको चोटें आई हैं और वहाँ पर जुलाना में फ़र्स्ट एड देने के बाद में इन सभी को PGI रोहतक में रेफ़र किया गया था। और यहाँ पर सुबह हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं PGI के, उनसे बात हुई थी। उन्होंने तुरंत इंतजामात किए। यहाँ पर सारे हमारे SDM रोहतक थे, सुबह से वो यहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा रेड क्रॉस सोसाइटी के जो विभिन्न सेक्रेटरी हैं जिलों के, जींद से, रोहतक से, गुड़गांवा से, झज्जर से, वो लोग यहाँ पर मौजूद थे। तो लगभग 36 लोग हैं, जिसमें कुछ बच्चे हैं, कुछ टीचर्स हैं, इंचार्जेस हैं, रेड क्रॉस के लोग हैं, घायल हुए थे जो यहाँ पर लाए गए हैं और वो अभी सभी सुरक्षित हैं। कुछ लोगों को फ्रैक्चर्स हुए हैं, उनका फर्स्ट एड कर दिया गया है
और ये अनफॉर्चुनेटली बताया गया है कि ट्रक ड्राइवर की डेथ हुई है। बाकी सभी सुरक्षित हैं और इसमें से काफ़ी लोग फर्स्ट एड लेने के बाद में चले गए हैं अपने अपने ज़िलों को। कुछ लोग बचे हुए हैं जिनको फर्स्ट एड दी गई है। हमने कुछ लोगों से बात की है, सभी हौसले में हैं और पूरी तरह सुरक्षित हैं। कहीं ना कहीं डॉक्टर हड़ताल पर थे, उससे कहीं ना नहीं, उसका कोई असर नहीं पड़ा। मैं जो प्रशासन है यहाँ का, पीजीआई का वीसी मैडम भी यहाँ पे आई हुई हैं, डायरेक्टर साहब खुद भी हैं और डॉक्टर्स भी हैं। इन्होंने स्ट्राइक पे होने के बावजूद भी जितनी मदद हो सकती थी वहाँ पर की है और सभी पेशेंट्स को प्रॉपर्ली अटेंड किया गया है। एक गुड़गांव और बहादुरगढ़ के थे, इसके अलावा झज्जर से, गुड़गांव से, कुछ रोहतक से थे। तीनों जिलों से बच्चे और टीचर्स थे और सभी लोग ठीक हैं। कुछ सीरियस है? नहीं, सभी ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह। हरियाणा की बॉन्ड पॉलिसी को लेकर सरकार और एमबीबीएस स्टूडेंट की वार्ता बेनतीजा रही। पॉलिसी को लेकर सरकार के तर्क से स्टूडेंट संतुष्ट नहीं हो पाए। अब आसार ये है कि आज स्टूडेंट और सरकार के बीच फिर से एक दौर की मीटिंग होगी। इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी भी स्टूडेंट्स के पक्ष में उतर आए हैं। यहाँ आपको बता दें कि बॉन्ड पॉलिसी को लेकर चंडीगढ़ हरियाणा भवन में हुई मीटिंग 4 घंटे चली। सरकार ने मीटिंग में तर्क रखा कि बॉन्ड पॉलिसी के जरिए सरकार राज्य में डॉक्टरों की कमी को पूरा करना चाहती है। इससे आम आदमी को लाभ होगा। अधिकारियों ने छात्रों से अपील की कि वे अपने हड़ताल को खत्म करें, क्योंकि इस हड़ताल के कारण मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मीटिंग में अधिकारियों ने स्टूडेंट से कहा कि यदि उन्हें किसी विषय पर आपत्ति या आशंका है तो वे लिखित में सरकार को दें, उस पर विचार किया जाएगा। मीटिंग में स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुपमा, CM के प्रधान सचिव V उमाशंकर, CM के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित कुमार और चिकित्सा शिक्षक विभाग के निदेशक आदित्य दहिया मौजूद रहे। हरियाणा में 27 नवंबर यानी कल ड्राई डे रहेगा। राज्य की सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। साथ ही होटल और बार में भी शराब नहीं परोसी जाएगी। पंचायत चुनाव की काउंटिंग को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है। इन आदेशों के साथ ही उल्लंघन करने वाले को चेतावनी दी गई है कि शराब बेचने या परोसने पर 6 महीने की जेल के साथ ही भारी जुर्माना लगाया जाएगा। राज्य के एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को इन आदेशों को सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यह भी हिदायत दी गई है कि राज्य भर में विशेष टीमें बनाकर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाए। शराब बिक्री रोकने के लिए टीमों के द्वारा औचक निरीक्षण करने को भी कहा गया है। आपको ये भी बता दें कि पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन के लिए वोटों की काउंटिंग 27 नवंबर को होगी। काउंटिंग शुरू करने के लिए सुबह 8 बजे का समय निर्धारित किया गया है। आयोग की तरफ से काउंटिंग के लिए विशेष पास बनवाने के लिए कहा गया है। राज्य में 3 चरणों में सभी 22 जिलों में जिला परिषद और पंचायत मेंबर का मतदान हो चुका है। सबकी मतगणना एक साथ 27 नवंबर को होगी। हरियाणा सरकार ने करप्शन को खत्म करने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने सभी विभागाध्यक्ष को कच्चे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के अधिकार दे दिए हैं। इस संदर्भ में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सभी विभागों को लेटर जारी किया है। आपको बता दें कि इससे पहले भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1998 के तहत अभियुक्त कच्चे कर्मचारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति के लिए अधिकारी सक्षम नहीं थे। केवल आउटसोर्सिंग एजेंसी सर्विस प्रोवाइडर ही उन्हें हटा सकते थे, लेकिन सरकार ने अब इसमें बदलाव किया है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि सरकार ने फैसला लिया है कि विभागाध्यक्षों और कार्यालय के प्रमुख जिन्होंने सर्विस प्रोवाइडर के साथ सेवा समझौते में प्रवेश करने की मंजूरी दी है, या कार्यालय प्रमुख जिसके अनुमोदन के तहत कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग नीति भाग 2 के तहत नियुक्त किया गया था, ऐसे मामलों में अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने के लिए सक्षम पदाधिकारी होंगे। मुख्य सचिव ने बताया कि सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्ष, बोर्ड, निगम के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, मंडल आयुक्तों, रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, सभी डीसी और एसडीएम को पत्र जारी किया गया है। हरियाणा पूर्व सैनिक संघ मुख्यालय भवन रोहतक सेक्टर 4 में 26 नवंबर शनिवार को
हरियाणा पूर्व सैनिक संघ की रोहतक इकाई की कार्यकारिणी के चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न हुए, जिसमें हवलदार सिलकराम को जिला प्रधान, कैप्टन जयपाल अहलावत को उप प्रधान, सिपाही रामरूप गांधरा को सचिव और कैप्टन राजवीर सिंह को खजांची के रूप में मनोनीत किया गया। इसके साथ ही 21 सदस्यीय कार्यकारिणी का मनोनयन भी किया गया, जिसमें कैप्टन बलवान सिंह, हवलदार नरेंद्र सिंह, कैप्टन ओम प्रकाश, सूबेदार कपूर सिंह, नायक नरेश कुमार, पीआरओ महावीर सिंह, सूबेदार जयपाल, रिसालदार ओम मेहर, प्रदीप, सूबेदार जयपाल सिंह, जगत सिंह नायब सूबेदार, रमेश चंद्र, नायब सूबेदार प्रहलाद सिंह, कैप्टन राजवीर सिंह और नायक धर्मवीर को डेलीगेट के रूप में मनोनीत किया गया। वेस्ट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रोहतक की एनसीसी यूनिट के कैडेट्स ने फर्स्ट हरियाणा एनसीसी बटालियन रोहतक के कमान अधिकारी कर्नल एस.के. बिजारनिया, प्रशासनिक अधिकारी कर्नल जे.पी. सेवरान के नेतृत्व में एनसीसी दिवस पर मुख्य अतिथि नरेश शर्मा एवं धर्मपत्नी इंदु शर्मा, विशिष्ट अतिथि सोनल गर्ग, कॉलेजियम मेंबर को चेयरमैन परचेज कमेटी सूबेदार मेजर दीनाराम, सूबेदार विनोद कुमार प्राचार्य, प्रवीण बंसल एवं एनसीसी ऑफिसर सतीश भारद्वाज मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि नरेश शर्मा ने सभी एनसीसी कैडेट्स को संबोधित करते हुए उन्हें देश सेवा में अपना योगदान देने के लिए सदैव तैयार रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमारे बेटे शहीद कप्तान दीपक शर्मा कीर्ति चक्र पर हमेशा नाज रहेगा, जिसने देश सेवा में अपने प्राणों की आहुति देकर मातृभूमि के कदमों पर अपने प्राणों की आहुति दी। आज के लिए इतना ही। अगले बुलेटिन